Yes. This call is now being हेलो recorded. बच्चों, हेलो हेलो सर। सर। आज जो हेलो है सर। एटम का लेक्चर नंबर 1 है। आज जो है हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हालांकि ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ चुका है। फिर थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे जैसे आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। टाइम बचा तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम आज कवर कर लेंगे। तो इतने सारे टॉपिक पर कवर करने। चलो, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था थोड़ा सा। एटम क्या होता है भैया? एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। क्या हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं? क्या आप एटम को तोड़ सकते हो क्या? अरे यस कोई सर। यस सर तोड़ उसके सकता सब है? एटॉमिक पार्टिकल। वो तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, एटम को नहीं ब्रेक कर सकते, तभी तो इनडिविजिबल लिखा हुआ है ना। इनडिविजिबल मतलब क्या? जिसको और ज्यादा डिवाइड ना किया जा सके, इनडिविजिबल है। एन अल्टीमेट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, यानी कि आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। वो सबसे छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है, ओके। जॉन डाल्टन ने कहा था ऑल मैटर, सारे जो कि मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। मैटर किससे मिलके बना हुआ है भैया? एटम से मिलके बना हुआ है। अरे समझ में आ रहा है? ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। उसके बाद में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में और क्या क्या पढ़े थे कि कोई भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल जिसको एटम बोलते हैं। हाँ, हमने पढ़ा था छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है क्या? एलिमेंट, जिसको हम और छोटे छोटे जो पार्टिकल उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एटम। एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक, मतलब एक पार्टिकुलर एलिमेंट का एटम कैसा होगा? एक जैसा होगा, लाइक होगा। ठीक है, लाइक होगा, एक ही जैसा होगा। एटम ऑफ ईच एलिमेंट is an ultimate particle and it has a characteristic mass but is structureless। उसके बाद में क्या है? मतलब एटम जो होता है वो, एटम जो होगा, एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक मास। एटम के पास कुछ मास भी होंगे, अभी हम पढ़ लेंगे मास क्या होगा, कितना होगा। और वो क्या होता है? वो स्ट्रक्चर लेस होता है। एटम जो होता है वो क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। मतलब एटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और क्या लिखा हुआ है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल। देखो एटम, एटम से मिलके तो मॉलिक्यूल बनता है, ये तो सबको पता है। एटम कंबाइन होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिए, ऑक्सीजन के 1 एटम ले लिए, तीनों मिलके क्या हो गया? एक वाटर बन गया, H2O। H2O बन गया, एटम से मिलके तो बना ना। ठीक है, अरे बोलो, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है, देख लेना। ये चैप्टर में पढ़ा था, बहुत बड़ा ये कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है, सब तुमको पहले से ही पता हो कि एटम क्या होता है। एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, देखो वही लिखा हुआ है। इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, आपको ही पता है। एटम एलिमेंट किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बनता है। एटम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। एक पार्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम क्या होंगे? एक जैसे होंगे। एक मोल में कितने एटम होते हैं? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। चलो, यहां से हमारा ये इस चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या है? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। और यहां से आपको जवाब देना है। जवाब क्या देना है? आप बताओ, आप क्या जानते हो थॉमसन मॉडल के बारे में? सर इस मॉडल को क्या बोला आपने? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं सर। प्लम पुडिंग मॉडल। और डिंपल आप? सर वाटरमेलन। मॉडल। और इसमें क्या होता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में इन्होंने बोला था कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है इस एटम के अंदर वो इक्वल होता है टोटल नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई जो एटम है वो एक न्यूट्रल होता है। और इन्होंने ये बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने ये नहीं बताया था कि वो रिवॉल्व करते हैं, इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है। और इन्होंने ये भी बताया था
कि जो मतलब जितनी भी, जैसे इसको वाटरमेलन की तरह भी कंपेयर किया गया था कि जो वाटरमेलन के सीड है वो इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई वो एम्बेडेड है, और जो रेड पोर्शन है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरे एटम के अंदर। अरे भैया तुमने तो सब बता दिया, फिर सारे पॉइंट आपने बता सर दिया। ये 10th का है ना, हाँ 10th का है 10th ये। का है। हाँ हाँ, वैसे 11th में तुम ये पढ़ चुके होगे, ये चैप्टर पढ़ चुके होगे, मिड टर्म एग्जाम दे के तुम यस आ रहे हो। सर, हाँ यस सर। चलो सही बताया आपने। और कोई कुछ बताना चाहता है क्या? जतिन, जतिन कुछ बताना चाहोगे क्या थॉमसन मॉडल के बारे में तुम? सर ये जे थॉमसन ने दिया था और इन्होंने बताया था कि इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। सर उन्होंने कहा था कि जो इसके अंदर ये जो सीड होती है वाटरमेलन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होती हैं, और जो Yes. उसके आसपास में वो होते हैं वो सर Yes. जो जो मतलब सीड के अलावा जो बच गया वो मतलब हाँ सर जो सीड के अलावा जो बच गया जो रेड कलर का पोर्शन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप भी सही बोल रहे हो कि इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ सब सही बता रहे हैं। देखो क्या बोला था, जैसे इन्होंने इनके मॉडल के हिसाब से एक वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन का जो सीड होता है ना वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, और जो बाकी पार्ट बच गए वो तुम्हारे हो गए पॉजिटिव चार्ज, वो बाकी पार्ट क्या हो गए पॉजिटिव चार्ज। या फिर एक केक होता है, केक में क्या होता है, काजू किशमिश नट्स वगैरह होते हैं, अरे वो नट्स वगैरह जो होते हैं ना वो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन हो गया। केक का बाकी पार्ट क्या हो गया, बाकी पार्ट क्या हो गया, वो तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज हो गए, यानी कि प्रोटॉन हो गए। और इन्होंने अपने मॉडल में क्या बोला कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उनका क्या होगा, संख्या सेम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन स्फीयर इज इक्वल, क्या होगा, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, टोटल निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बराबर होगा टोटल निगेटिव चार्ज के, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों मतलब ये जो तुम्हारे एटम का जो स्ट्रक्चर दिया था ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव चार्ज है, उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो क्या हो गया, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ भाई न्यूट्रल हुआ, क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव चार्ज है। इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज निगेटिव चार्ज। इनके हिसाब से एटम में सब होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव चार्ज भी होते हैं। His J.J. Thomson assumed that atom is a uniform sphere of positive charge, मतलब इनके हिसाब से एटम एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, तरबूज की तरह है, जो और वो पूरा तरबूज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन निगेटिव चार्ज कौन है, जो उसका तरबूज का जो बीज है वो निगेटिव चार्ज है। बस यही थॉमसन मॉडल में बताया गया। लेकिन इनका मॉडल फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि तुम खुद सोचो ना, एक तरबूज है, तरबूज का सारा पार्ट तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, और उसी में मतलब ये तुम्हारा सारा पार्ट पॉजिटिव है, और इसी में बीच बीच में कहीं निगेटिव भी है। और पॉजिटिव निगेटिव एक पास रहेगा तो वो तो आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि अरे प्लस माइनस मिलके जीरो नहीं होगा, प्लस प्लस वन, अरे प्लस वन और माइनस वन अगर ये कंबाइन होगा तो जीरो हो जाएगा कि नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा। तो भैया पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ है, और ये बोल भी रहे कि जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, और सब एक साथ ही है, एक ही पास बैठेंगे, तो क्या होगा, वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा यानी कि एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर तो दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैटर नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैटर किससे बना हुआ है थॉमसन, ये तुम्हारे डाल्टन साहब क्या बोले थे, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर किससे बना हुआ है, सर एटम से। यस, जॉन डल्टन क्या बोले थे, ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको एटम बोलते हैं। अब एटम एग्जिस्ट नहीं किया थॉमसन के हिसाब से, भैया बीज हो गया इलेक्ट्रॉन, और सारा लाल पार्ट जो है वो क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। और प्रोटॉन, बीज और प्रोटॉन एक साथ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ है, प्लस माइनस एक पास रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो गया यानी कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, बात खत्म। तो इनका मॉडल फेल हो गया कि नहीं? यस सर। ड्रॉबैक में यही है कि जो मतलब गॉडी ने मैसेज किया था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताता है, ये एटम की स्टेबिलिटी को बताया नहीं। भैया प्लस माइनस को तुम एक पास कैसे रख दे रहे हो, केक में भी तुम ये जो है काजू किशमिश है उसको बोल रहे हो कि वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है और बाकी पार्ट प्रोटॉन है, तुम एक साथ रख दे रहे हो, वो तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, बात ही खत्म। तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनका मॉडल जो था एक स्टैटिक मॉडल था,
स्टैटिक मॉडल मतलब क्या होगा, जो मतलब इनका जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता था, तो जब मोशन में ना हो। हाँ जो मोशन में ना हो, यस। इनका मॉडल क्या था, स्टैटिक मॉडल था। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके हिसाब से क्या था कि भाई एक तरबूज है, इलेक्ट्रॉन उसका बीज है, इलेक्ट्रॉन उसका बीज है, कहीं कहीं बीज है, और बाकी पार्ट क्या है, बाकी पार्ट तुम्हारा प्रोटॉन है, बाकी पार्ट प्रोटॉन है। और तरबूज बताओ, तरबूज का क्या बीज मूव करते रहता है क्या, घूमते रहता है क्या? नो सर। तो वो एक पास No, sir. स्टैटिक है, तो इनका मॉडल क्या है, स्टैटिक मॉडल है। लेकिन रियलिटी में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे तुम्हारा प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है। सर रिवॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, तो ऐसा स्टैटिक मॉडल इन्होंने क्या दे दिया भैया, स्टैटिक मॉडल दिया जो कि फेल हो गया। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मॉडल नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, जस्ट प्लैनेट जैसे घूमता है ना सन के चारों तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी घूमता है। An important drawback of this model is that the mass of atom is considered to evenly spread out. देखो एक्चुअली जो भी मास होता है एटम का, वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वजह से होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, यानी कि मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से भी होता है। मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। मास जो होता है प्रोटॉन की वजह से भी होता है, और प्रोटॉन तो चारों तरफ है। अरे इन्होंने क्या बोला, प्रोटॉन मतलब तरबूज का सारा पार्ट क्या है, प्रोटॉन ही तो है, सारा पार्ट प्रोटॉन है, बस बीज क्या था, इलेक्ट्रॉन था। तो तरबूज का सारा पार्ट प्रोटॉन है, यानी कि सारा मास तो चारों तरफ स्प्रेड है कि नहीं? यस सर। जतिन, जब बोलना हो ना तब माइक ऑन करो, नहीं तो आप म्यूट रखो, बोलने के टाइम अनम्यूट कीजिए और फिर म्यूट कर दीजिए। तो देखो इनके हिसाब से भैया प्रोटॉन चारों तरफ बटा हुआ है, तरबूज का सारा पार्ट क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के पास क्या है, मास। इसका मतलब इनका जो मॉडल था उसमें एटम का मास चारों तरफ बटा हुआ है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। अरे तरबूज का मास जो होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं? क्या ऐसा थोड़ी होता है कि सेंटर में मास, एक तरबूज है, ऐसा होता है क्या कि तरबूज के बीच में बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा मास है, और बाकी जगह मतलब साइड में कम मास है? ऐसा थोड़ी होता है। जो वजन है, जो मास है, वो तरबूज में चारों तरफ बटा हुआ है कि नहीं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है ना। अगर मान लो एक तरबूज 1 kg का है और उसको तुम 4 पार्ट में से काट दो, तो सब 250-250 ग्राम के होंगे, obvious सी बात है ना। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में एटम का मास चारों तरफ नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारा मास न्यूक्लियस में होता है, एटम का सारा मास न्यूक्लियस में होता है। लेकिन इनके हिसाब से, थॉमसन के हिसाब से, एटम का सारा मास क्या है, चारों तरफ बटा हुआ है। जैसे तरबूज का सारा मास क्या है, चारों तरफ बटा हुआ है। लेकिन रियलिटी में क्या हो गया, सारा मास चारों तरफ नहीं बटा होता है, रियलिटी में होता है कि सभी मास न्यूक्लियस में होता है। ये आपको पता होगा ही कि सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। क्योंकि सेंटर में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, और सारा मास किसके पास होता है, मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास है, और मास कहाँ है, न्यूक्लियस में। यानी कि एटम का सभी मास क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, चारों तरफ नहीं डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन थॉमसन के हिसाब से क्या हुआ कि मास चारों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रॉन्ग हुआ कि नहीं? यस सर। ये रॉन्ग हो गया। तो यही ड्रॉबैक था भैया, थॉमसन का यही ड्रॉबैक था। बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछ दिया जाता है कि ड्रॉबैक बताओ थॉमसन मॉडल के, तो आप आई थिंक लिख दोगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, थॉमसन मॉडल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। क्या है भैया थॉमसन मॉडल, कि तरबूज का सारा पार्ट क्या है, प्रोटॉन है, नो सर। बीज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये क्या है, एक स्टैटिक मॉडल है, कोई इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं है। अगला आता है रदरफोर्ड मॉडल। ये कौन बता सकता है, हैंड रेज करेगा, तो हैंड रेज करेगा उसी से। नेहा बता सकती है, जतिन बता सकता है, आफिया, जिमरन, भूमि। आफिया आप बताओ तो, क्या है रदरफोर्ड मॉडल, क्या मतलब क्या क्या सर उन्होंने एक गोल्डन शीट लिया था, थिन शीट लिया था उन्होंने। एक सेकंड आप बोलते जाओ, मैं यहाँ पे उसको मार्क करते जा रहा हूँ। आपने क्या बोला, एक गोल्डन शीट लिया था, चलो ये रहा गोल्डन शीट, गोल्डन फॉइल मतलब शीट लिया था, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल रेस को
एक सेकंड, कि आराम scattered से, करवाया आराम। था। अरे भैया रुक जाओ, आराम से देखो। आफिया ने क्या बोला, इन्होंने एक गोल्ड फाइल लिया था। देखो यहाँ पे गोल्ड फाइल लिया हुआ है ना, यस लिया हुआ है, आफिया सही बोल रही है। क्या लिया था, गोल्ड फाइल लिया था। हाँ फिर बताओ और क्या हुआ। फिर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स रेस को उसमें से स्कैटर्ड करवाया था, यस, अल्फा जहां पर पार्टिकल। उन्होंने रुक जाओ, तुम ही बता रहे हो, ठीक है, आराम आराम से करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, एक अल्फा पार्टिकल को यहाँ से पास कराया। देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को भेजा जा रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो हीलियम 2+ को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम 2+। अब देखो हीलियम 2+ में क्या हो गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। चूंकि 2 एटॉमिक नंबर है, यानी कि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और हीलियम 2+ है, इसका मतलब क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी कि हीलियम 2+ में बचता क्या है, ओनली और ओनली 2 प्रोटॉन बचते हैं। प्रोटॉन। यानी कि केवल प्रोटॉन जा रहा है। क्या जा रहा है, यहाँ से केवल और केवल अल्फा पार्टिकल जाने का मतलब क्या है, केवल प्रोटॉन जा रहा है, केवल प्रोटॉन जा रहा है। ठीक है, तो आफिया ने बोला इन्होंने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फाइल पे भेजा। उसके आगे बताओ आप। फिर सर उन्होंने बीच में मारा, तो हमें देखने को मिला कि बीच में कहीं बीच में से कोई रेस मतलब वापस नहीं आई। जब उन्होंने साइड में मारा तो वहां से ना बैंड हो गई रेस, और उनसे थोड़ा सा दूर मारा तो वो उसको हिट कर कर साइड से निकल गई रेस। ओके, तो इससे क्या हो गया फिर, इससे क्या मतलब प्रूफ हो रहा है। फिर हमें इससे पता चला कि उनको लगा, उनको ये मतलब हो गया उन्हें श्योर कि इसके बीच में कुछ तो ऐसा पार्टिकल या फिर कुछ चीज है जो मतलब इससे टकरा कर बैंड हो रही है। तब उन्होंने बताया कि यहाँ मतलब तब उन्होंने थ्योरी दी कि इसके मतलब न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसकी साइड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती हैं। यस, चलो सही बता रहे हो आप। ठीक है, देखो अब समझते हैं। रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ, इन्होंने एक प्रोटॉन मतलब अल्फा पार्टिकल को भेजा। और अभी हमने जस्ट थॉमसन मॉडल पढ़ा। थॉमसन मॉडल में क्या था कि प्रोटॉन चारों तरफ थे। अरे थॉमसन मॉडल के हिसाब से प्रोटॉन चारों तरफ है। प्रोटॉन एक तरबूज है। थॉमसन मॉडल में क्या था, एक तरबूज है जिसमें चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ है। थॉमसन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ है, और बीच में कहीं कहीं बीज की तरह, बीज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। बीज जो है इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। अब रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल को ही सोच के आगे चलेंगे। वो क्या सोचे कि देखो भाई, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहां से पॉजिटिव रे भेजूंगा तो ये पॉजिटिव जा रहा है, इस पॉजिटिव से टक्कर खा के वापस आ जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, प्लस प्लस को रिपेल करता है ना। तो ये प्लस भेजेंगे, ये अगर प्लस लाइट भेजेंगे, पॉजिटिव रे भेजेंगे, तो क्या होगा, वो रिपेल करके बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन इनको एक शॉकिंग रिजल्ट दिखा, क्या कि मैक्सिमम रे बाहर चले जा रहे हैं, पास कर जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। भैया अगर प्लस प्लस के पास जाएगा तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, प्लस प्लस के पास जाएगा तो वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन ये वापस नहीं आ रहा है, ये पार कर गया, आर पार कर गया। इसका मतलब क्या है कि जो थॉमसन साहब ने बोला था कि प्लस चारों तरफ है, इसका मतलब वो प्लस चारों तरफ नहीं है। अगर प्लस चारों तरफ होता तो प्लस प्लस में टक्कर खा के वापस आ जाता। क्योंकि रे वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्लस चार्ज नहीं है। तो और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि देखो मतलब बहुत कम रे, मतलब 1 लाख में 1 रे ऐसा हो रहा था, जो अपने पाथ पे, जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ पे वापस आ जा रहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो रे है ना, मान लो जो अपने ही पाथ पे वापस आ गया, इसका मतलब वो प्लस से टकरा गया होगा। पक्का उसका कोलिजन प्लस से ही हुआ होगा, तभी वो वापस आ गया अपने पाथ पे। तो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि देखो भाई, जहां से ये वापस आया है वो क्या है, वो एक मतलब पार्टिकुलर जगह है जो कि सेंटर है, जो कि क्या है, न्यूक्लियस है। तो क्या बोला कि देखिए प्लस जो है वो चारों तरफ नहीं है एटम के, वो एक किसी बीच में है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। देखो यहां से इन्होंने प्लस रे भेजा, मैक्सिमम रे देखो पार कर गए, मैक्सिमम पार कर गए। और ये रे कैसे पता चलेगा कि पार कर गया, वो तो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है। लेकिन ये आपको कैसे दिखेगा, जब आप यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इन्होंने एक स्क्रीन बनाया था जिंक सल्फाइड का,
एक स्क्रीन बनाया था जिसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं। इस पे जब भी अगर आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब बम्बार्ड होते हैं ना तो एक लाइट जलती है। एक लाइट जैसे जैसे तुम्हारा टीवी तुम ऑन करते हो, टेलीविजन ऑन करते हो तो लाइट जलता है ना टेलीविजन में। तुम टर्च मोबाइल जलाओ, मोबाइल का मतलब या फिर लैपटॉप को ऑन करो तो लाइट जलता है। वैसे ही क्या होगा, ये तुम्हारा जब यहाँ पे प्रोटॉन जाके टकराएंगे ना तो एक चमकेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन आ गया है। तो मैक्सिमम प्रोटॉन क्या हो गए, पास कर गए। मैक्सिमम प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन मतलब अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, आर पार चले गए। लेकिन ये क्या सोच के बैठे थे, ये सोच के बैठे थे कि भैया अल्फा पार्टिकल पार नहीं करेगा। क्यों नहीं पार करेगा, क्योंकि थॉमसन बोले थे कि सारा पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ एक बराबर से डिस्ट्रीब्यूट है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ एक बराबर से डिस्ट्रीब्यूट है तो ये सारे पॉजिटिव को पॉजिटिव में टक्कर खाएगा और वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वापस नहीं आया। इसका मतलब पॉजिटिव चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। पॉजिटिव कहाँ पे है, तो इन्होंने क्या देखा कि देखिए बहुत कम पॉजिटिव चार्ज, कितना कितना पॉजिटिव, सर 1 of 2000 में से एक ही रिबाउंड होगा। अरे 1 लाख सर 1 of 1 लाख 10,000 लाख, 1 लाख में एक, 1 लाख में एक अल्फा पार्टिकल अपने ही पाथ पे वापस आके, 1 लाख में एक अल्फा पार्टिकल अपने ही पाथ पे वापस आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो जो अल्फा पार्टिकल है वो कहाँ किससे टकराया होगा, वो प्रोटॉन से टकराया होगा। और प्रोटॉन कहाँ, वो उसका न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, उसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो यही तो था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल देखो सीधा चला जा रहा है, देखो सीधा गया, ये भी सीधा चला गया। जो इसके पड़ोस से गया है वो थोड़ा बेंड किया है, हल्का बेंड किया, देखो हल्का बेंड, मतलब जो न्यूक्लियस के नजदीक से जा रहा है ना वो हल्का बेंड कर रहा है, और जो एग्जैक्ट न्यूक्लियस पे जा रहा है वो पूरी तरह से वापस आ गया, पूरी तरह से वापस आ गया जो एग्जैक्ट न्यूक्लियस पे टकराया होगा। इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम जो पार्ट है एटम का वो क्या है, खाली स्पेस है, खाली जगह है। मैक्सिमम पार्ट एटम का खाली जगह है। एक बीच में न्यूक्लियस होता है, जो बीच में एक सेंटर होता है जो कि न्यूक्लियस कहलाता है, और उसको उन्होंने क्या बोला, उसी में ये प्रोटॉन उसी बीच में रहेंगे। ठीक है, समझ में आया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। यस सर। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वापस आ गए। अरे ये क्या हो गया, मोस्ट मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए भैया, वापस आ गए। सर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर वापस नहीं है, पास कर गए, यस पास कर गए, सही ध्यान दिया आपने। ये मेरा स्लाइड बैक हो गया। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास कर गए। बस एक अल्फा पार्टिकल लाखों में जो अपने ही पाथ पे वापस आ गया, अपने ही पाथ पे वापस आ गया। ठीक है भाई, चलो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, पास कर गए। कहाँ से पास कर गए, गोल्ड फॉइल से, गोल्ड फॉइल से पास कर गए बिना किसी शफरिंग के, मतलब कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, डायरेक्ट पास करके। देखो ये डायरेक्ट पास कर गया था। A few of them, बहुत कम जो है, a few of them are deflected through a small angle, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट किया, जैसे देखो ये डिफ्लेक्ट किया, ये डिफ्लेक्ट किया, और 1 लाख में एक अल्फा पार्टिकल अपने ही पाथ पे वापस आ गया, अपने ही पाथ पे वापस आ गया। ये हम देख लिए, वही बात यहाँ पे फिर से लिखा होगा, द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, इन्होंने अब ये अपना एक्सपेरिमेंट, वो तो एक्सपेरिमेंट हो गया, अब एक्सपेरिमेंट से इन्होंने अपना क्या रिजल्ट दिया, तो रिजल्ट इनका ये था कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज, जिसको इन्होंने बोला कि वो कहाँ पे है, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ है, तो वो सेंटर में, एटम के बीच में होता है, और एटम के बीच में होता है वही क्या कैरी करता है, विच कैरी ऑलमोस्ट इंटायर मास, सारा मास, एटम का मास कौन रखा रहेगा, न्यूक्लियस। जबकि थॉमसन ने क्या बोला था, मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन इनके मॉडल में क्या हो रहा है, मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सारा मास क्या है, सेंटर में। कहाँ है भैया, सेंटर में। द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एम्प्टी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट है, अराउंड द न्यूक्लियस। और वो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन एम्प्टी स्पेस में, मतलब बाहर कहीं है, और वहां से वो घूम रहा है। देखो इनके मॉडल के हिसाब से ना, ऐसे समझना,
जैसे पहले के जमाने में एक गुरुकुल वगैरह होता था, बीच में टीचर यहाँ पे कहीं बैठे हुए हैं, टीचर यहाँ पे मतलब बैठ के पढ़ा रहे हैं, बच्चा सब आया अपना बोरा वोरा जो भी लेके आया, मान लो यहाँ पे नीचे जमीन पे नहीं बैठा रहता था, जमीन पे ऐसे कुछ बिछाया गया है, कोई बच्चा आया कहीं भी बैठ गया। अरे ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता था यस ना। सर, यस सर, अरे पहले के जमाने में बेंच डेस्क थोड़ी होता था, तुम अपना मतलब नीचे फर्श पे बोरी वगैरह लगा हुआ है, तुम जाओ कहीं भी बैठ, बीच में टीचर है और वो टीचर बैठे रहेंगे और वो सबको मतलब पढ़ाएंगे। तो इनके हिसाब से क्या हो गया, इनके हिसाब से बीच में क्या होगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन बीच में होगा जो कि न्यूक्लियस हो गया। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीच मतलब कहीं भी है, उसे कोई फिक्स जगह नहीं, वो कहीं भी मतलब न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी होगा, मतलब यहाँ पे मान लो बैठा हुआ है और जहां पे बैठेगा ना वहीं से वो घूमेगा, वो रोटेट करेगा। थॉमसन मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल स्टैटिक मॉडल था, वहां पे कोई मूवमेंट वगैरह नहीं करता था, इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, इनके मॉडल में टीचर एक बीच में बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहीं भी, इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकुलर फिक्स जगह नहीं, वो कहीं भी बैठ सकता है, न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी होगा और जहां पे होगा ना वहां पे वो घूमना चालू करेगा जैसे प्लैनेट घूमते हैं। यही इनका मॉडल था। अरे समझ में आया, इनके मॉडल के हिसाब से क्या था कि भैया बीच में क्या है, बीच में तुम्हारा, बीच में टीचर मतलब बीच में प्रोटॉन, प्रोटॉन तुम्हारा बीच में है जो कि न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कहीं भी है न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी, और जहां पे रहेगा वहां से वो घूमना चालू करेगा। कैसे घूमेगा, तो गोल गोल, जैसे पृथ्वी घूमता है सन के चारों तरफ, वैसे ही ये गोल गोल घूमना चालू करेगा। ठीक है भाई, यही रदरफोर्ड का मॉडल था। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एम्प्टी स्पेस, इलेक्ट्रॉन का एम्प्टी स्पेस में है और वो क्या करेगा, वो अराउंड घूमेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा सर्कुलर पाथ में, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, जो उसका पाथ है उसको ऑर्बिट बोल दिया गया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इनके हिसाब से भी जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। थॉमसन ही बोले थे ना कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ये भी क्या बोल रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही, दोनों वही बात बोल रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, यानी कि एटम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, इनका भी एटम क्या है, न्यूट्रल है। और ये क्या बोल रहे हैं, जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि सारा प्रोटॉन तो इन्होंने बीच में डाल दिया और इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है बाहर, तो मैक्सिमम जगह तो खाली हुआ ना। देखो ना, मैक्सिमम जगह तो ये है, मान लो ये तुम्हारे बीच में क्या है, प्रोटॉन है, बीच में प्रोटॉन है, और बाकी मैक्सिमम पार्ट तो ये खाली नहीं है। यस सर, मैक्सिमम पार्ट क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम जो है, मैक्सिमम पार्ट जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम क्या है, खाली है। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज निग्लिजिबली स्मॉल, ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज निग्लिजिबली स्मॉल, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम होगा, लेकिन सारा का सारा मास क्या होगा, न्यूक्लियस में ही होगा। देखो न्यूक्लियस है छोटा सा, छोटा है मतलब क्या है, देखो न्यूक्लियस ऐसा होगा ना, न्यूक्लियस तुम्हारे बीच में छोटा सा है, ये छोटा सा है एटम के कंपेयर में, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं, लेकिन सारा Yes, का sir. सारा मास कहाँ है, न्यूक्लियस में ही है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम कम है लेकिन सारा का सारा मास कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर ही है। क्यों सारा मास न्यूक्लियस में है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ है भाई, न्यूक्लियस में। ये बोलो भाई, समझ में आया? Yes, sir. ओके, यस सर। तो यही रदरफोर्ड का मॉडल था। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों कर गया, ये कौन बताएगा? Sir, stability not explained. हाँ, स्टेबिलिटी नॉट एक्सप्लेन, कैसे नहीं एक्सप्लेन हुआ? ये तो बोल रहे हैं कि, ये तो बोल रहे हैं जितना प्रोटॉन। हाँ बताओ नेहा। नहीं नेहा, आप तो सही बता रहे हो, आप एक सेकंड, आप नहीं, कोई और बताएगा। भूमि आप बताओ, आपका तो मुझे पता है, आप सही बताओगे। भूमि आप बताओ। सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स, जब इसने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी को लूज करेंगे, जिससे कि वो लोअर एनर्जी इन्होंने नहीं ऑर्बिटल। बताया, ये बताया था मैक्सवेल साहब ने, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, ये इन्होंने नहीं, मैक्सवेल साहब ने बोला था। मैक्सवेल साहब देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन लूज इट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा अगर वो मूव करेगा, लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करेगा अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। हाँ, और बताओ इससे क्या होगा? एनर्जी लॉस करेगा तो करने दो, क्या दिक्कत है? सर जिससे कि वो अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में आता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो जाके न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। यस, बिल्कुल सही। और जिस दिन कोलैप्स किया यानी कि न्यूक्लियस में क्या था? प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हो जाएगा, हाँ, जीरो हो जाएगा। न्यूट्रल हुआ, जीरो हुआ, कहानी खत्म, एटम खत्म, मैटर खत्म। अरे एटम खत्म मैटर खत्म नहीं, एटम ये मैटर मतलब मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, इसको तुम फील कर सकते हो, उस मैटर की बात कर रहे हैं। ये मैटर नहीं जो तुम लोग उखाड़ते हो स्कूल वगैरह में, तुम बोलते हो ना अरे मैटर फंस गया भाई, तुम लोग का मैटर फंसता है अरे स्कूल वगैरह में दोस्तों के साथ, अरे मैटर नहीं फंस जाता है भाई? यार नो मैटर सर, नहीं हो गया, नहीं फंसता है यार, मैटर फंस गया यार। कभी बहस हो जाती है ना दोस्तों में तो यूजुअली बोलते हैं यार मैटर फंस गया, पंगा हो गया, तो वो वाला मैटर नहीं। चलो इधर देखते हैं, देखो तुम खुद सोचो, अगर तुम बचपन में किए भी होगे, क्या किए होगे? ऐसे तुम खड़े हो और ऐसे से तुम गोल गोल घूमते होगे, बार बार घूमते होगे, ऐसे से हम लोग नहीं गोल गोल घूमते, फिर मतलब घूमते घूमते अचानक से चक्कर आने लगता है। यस सर, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं बच्चे, गिर जाते हैं। गिर जाते हैं ना। अगर देखो एक इंसान को अगर गोल गोल घुमा दिया जाए, लगातार वो घूम रहा है तो घूमते घूमते गिर जाएगा। या फिर अगर एक मान लो एक फील्ड है, अगर तुम्ही को बोला जाए कि इस फील्ड के चारों तरफ घूमो और तुम्हें खाना वाना नहीं दिया जाएगा, अब तुम घूमना स्टार्ट कर रहे हो, घूम रहे हो, तो बताओ घूमते घूमते तुम्हारी एनर्जी कम हुआ कि नहीं? यस सर, अरे भूख लगेगी ना, एक समय क्या होगा? Yes, अगर sir. मान लो तुमको पनिशमेंट दे के नहीं, तुमको घूमते रहना, तो एक समय घूमते घूमते तुमको खाना नहीं देगा, घूमते घूमते तुम ऑब्वियस बात है गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। यस सर। यस सर, लेकिन यहाँ पे ये तुम घूम रहे थे तो तुम चलो यहीं पे गिर गए, ये तुम नहीं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है, और बीच में क्या है? प्रोटॉन, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। अब ये निगेटिव चार्ज भी घूम रहा है तो घूमते घूमते ये भी अपना एनर्जी लॉस करेगा, ये भी लॉस करेगा। चूंकि ये लॉस कर रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, और यहाँ पे बीच में प्लस चार्ज है, तो निगेटिव तो प्लस के पास जाना चाहेगा भी, तो ये प्लस के पास जाना भी चाहेगा। ये घूमते घूमते ऐसे आया, इसी प्रोटॉन पे गिर जाएगा, और जिस समय ये प्रोटॉन पे गिरेगा, निगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंबाइन होंगे, न्यूट्रल होंगे, एटम खत्म, मैटर खत्म, दुनिया खत्म। ठीक है? अरे बोलो। यस सर, यस सर। नहीं, यस सर, तो ये तुम कहोगे सर ये एनर्जी लॉस कैसे कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसके लिए मैक्सवेल साहब ने बोला था, क्या बोला था कि कोई भी चीज अगर किसी के पास चार्ज है, चार्ज बॉडी है और वो रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिवॉल्व करते हैं। ये फिजिक्स करता है। फिजिक्स में कौन कहते हैं? मैक्सवेल साहब, कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी अगर घूम रहा है तो क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, तो घूमते घूमते ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट निकालता है। क्योंकि लाइट रेडिएशन निकाल रहा है यानी कि एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी ये निकाल रहा है। अब बताओ एनर्जी, आप पढ़े होंगे कि एक एनर्जी अगर आपका निकलेगा तो क्या होगा? एनर्जी का तो वैसे लॉस ही होगा ना, यस सर। एनर्जी का लॉस हो रहा है। चलो एनर्जी ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं, मतलब एनर्जी ये क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, लॉस करते करते क्या होगा, ये जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और इनका मॉडल फेल हो जाएगा। इनका मॉडल क्या हो गया, फेल करके, रदरफोर्ड मॉडल भी फेल करके। तो यही है, क्या लिखा हुआ है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए, क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सवेल के हिसाब से क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या होगा, मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस करेगा एट एवरी टर्न, हर एक टर्न पे। देखो ये हर जितना भी टर्न हो रहा है ना, हर टर्न पे इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को लॉस करेगा, लॉस करेगा, और लॉस करते करते क्या होगा, एक समय ये न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा। The ultimate result will that it will fall in the nucleus, thereby making the atom unstable. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो कि ये एनर्जी लगातार इमिट कर रहा है। मैक्सवेल के हिसाब से देखो, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी लगातार इमिट कर रहा है, लगातार। अगर एनर्जी लगातार इमिट होता है ना, तो एक स्पेक्ट्रम आता है। कैसा स्पेक्ट्रम आता है, अगर लगातार एनर्जी मतलब निकल रहा है तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। आपको एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए, बट रियलिटी में स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, कुछ बच्चों को आता भी होगा, कुछ को नहीं आता होगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो अभी फिलहाल ये सेकंड जो ड्रॉबैक है इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। क्या है सेकंड ड्रॉबैक, तो इनके हिसाब से रेडिएशन लगातार निकल रहा है, लगातार निकल रहा है, यानी कि इनके हिसाब से स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। याद रखना, रियलिटी में स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अब स्पेक्ट्रम क्या है नेक्स्ट क्लास में समझ लोगे, तो अभी चिंता मत करो। इनके हिसाब से क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था। द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, स्पेक्ट्रम को डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए एक्चुअल, but the actual observed spectrum consists of well-defined lines of definite frequency. Hence, the loss of energy of electron is not continuous. Not continuous मतलब discontinuous. रियलिटी में स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है, इनके हिसाब से स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस हो रहा था। क्यों कंटिन्यूअस हो रहा था, क्योंकि इनके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगातार निकल रहा था। क्योंकि रेडिएशन लगातार निकलेगा तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है नेक्स्ट क्लास में तुम समझ पाओगे। चलो, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल कर गया, रदरफोर्ड मॉडल इसलिए फेल कर गया क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कहीं बैठा दिया। इनके हिसाब से इनका मॉडल क्या था, बीच में टीचर है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी बैठ गए और जहां बैठेगा वहीं से घूमना चालू करेगा। क्योंकि वहीं से घूमना चालू करेगा तो घूमते 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 न्यूक्लियस पे जाकर गिर जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल गए तो फिर कहानी खत्म, एटम खत्म। क्या ये गिरने में, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन में गिरने में टाइम लगेगा, नहीं टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी होता है, ये बहुत जल्दी प्रोसेस होगा इनके हिसाब से। मतलब इनका मॉडल तो फेल ही हो गया, तो ये बहुत जल्दी होगा, एटम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है, तो ये बोर मॉडल में पढ़ोगे। बोर मॉडल में क्या है बताओ, कोई बता सकता है बोर मॉडल में क्या है? सर बोर ने अलग अलग ऑर्बिट्स डिफाइन की थी कि अलग अलग शेल डिवाइड किए थे के एल एम एन, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर अपनी एनर्जी होगी वो उसमें रिवॉल्व करेगा और जिससे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। हाँ भैया सही बोल रहे हो। देखो बोर का जो मॉडल था वो बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर। देखो बोर के हिसाब से क्या है ना, बोर के हिसाब से जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, बोर के हिसाब से देखो अब ये टीचर है और अब जमाना बदल गया है, बच्चा कहीं भी जाके नहीं बैठेगा। बच्चे के बैठने के लिए एक प्रॉपर बेंच लगा हुआ है, बेंच डेस्क लगा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो या तो बेंच नंबर 1 पे बैठेगा, पहले बेंच पे बैठेगा, या दूसरे या तीसरे। अरे बेंच डेस्क लगा हुआ है। अब कोई ऐसा होता है क्या कि स्कूल में कोई बच्चा आ गया इन दोनों के बीच में बैठ जाए, तो थोड़ी होता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि कोई बच्चा बीच में बैठ जाएगा। अपनी बेंच डेस्क पे बैठोगे ना, अपनी बेंच डेस्क पे बैठोगे, अपनी चेयर पे बैठोगे। तो क्या हो गया बोर मॉडल के हिसाब से कि अब जो है टीचर को तुम बीच में रखो और हर बच्चे के लिए बेंच डेस्क दो, चेयर दो, उसी चेयर पे जाके बच्चा बैठेगा और जिस चेयर पे बैठेगा वहीं से रोटेट करना चालू करेगा।
वहीं से वो रोटेट करना चालू करेगा। और उस बेंच डेस्क की खासियत ये रहेगी, उस चेयर की खासियत ये रहेगी कि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उससे क्या होगा, उस मतलब उस बेंच पे तुम बेंच डेस्क पे बैठोगे, उस चेयर पे बैठे हुए और वहां पे घूमोगे ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं निकलेगा, रिलीज नहीं करेगा। रेडिएशन नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो तुम घूमते रहो जितना मन उतना घूमते रहो। एनर्जी का लॉस हो रहा था तब तो तुम जाकर गिर जा रहे थे ना, एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो घूमते रहो। तो ये बोर मॉडल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में। अभी तो रदरफोर्ड मॉडल किसी को नहीं समझा तो बताओ। रदरफोर्ड मॉडल क्या था कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो क्या है, टीचर। बच्चा क्या है, पुराने जमाने का गुरुकुल वाला सिस्टम है, कहीं भी जाके बैठ जाएगा और जहां बैठेगा वहीं से घूमना चालू करेगा। जहां बैठेगा क्या हो गया, ये बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, बच्चा कहीं भी बैठेगा और जहां बैठेगा वहीं से घूमना चालू करेगा। क्योंकि ये घूमेगा तो मैक्सवेल के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा, एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा, ये जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। न्यूक्लियस में गिरेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज था, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव आपस में कंबाइन होगा, न्यूट्रल होगा, कहानी खत्म हो जाएगा। एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, दुनिया एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल फेल कर गया। और एक और क्या था, स्पेक्ट्रम के बारे में। वो स्पेक्ट्रम के बारे में क्या था, वो हम लोग स्पेक्ट्रम क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। रदरफोर्ड कैसे इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस में ही, मतलब प्रोटॉन न्यूक्लियस में, कैसे इनको पता चला, गोल्डफाइल के एक्सपेरिमेंट से। गोल्डफाइल का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन को इन्होंने भेजा, प्रोटॉन को भेजा तो क्या देखा भैया, प्रोटॉन इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोटॉन को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम प्रोटॉन क्या हो रहा है, ये पास कर जा रहे थे, ये पास कर जा रहे थे, यानी कि क्या हो गया भैया, एक्चुअली जो पॉजिटिव चार्ज है, जो थॉमसन ने बोला था पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं, वो किसी पार्टिकुलर न्यूक्लियस में ही है। कैसे पता चला कि न्यूक्लियस में, क्योंकि 1 लाख में एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया था, यानी कि जो वापस आया था वो पक्का प्रोटॉन से टकराया होगा, और वो प्रोटॉन से टकरा होगा, वो कहाँ था, वो सेंटर में था, एटम के सेंटर में था, यानी कि न्यूक्लियस में था, उसको न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है भाई, चलो किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अब हम आते हैं नया टॉपिक, एटॉमिक नंबर। हमारा अगला टॉपिक है जो कि है एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर, बताओ जल्दी। हाँ बताओ डिम्पल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। हाँ, जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन नहीं बोलो, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो कम बेस होते रहता है, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर कब होगा, जब न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम होगा ना तब आप बोल सकते हो, तब बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन सगा नहीं होता यार, इलेक्ट्रॉन कम बेस हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बाहर आता है ना, तो बाहर आता है तो कभी बाहर निकल जाएगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, कभी ये बाहर निकल गया, कभी बाहर का इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होता है। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन तो बीच में होता है ना, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये सेंटर में ही रहेगा, ये बाहर नहीं जाता है, ये ना तो प्रोटॉन गेन कर पाओगे। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। ठीक है, जितना प्रोटॉन उतना ही क्या रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। ओके, न्यूट्रल एटम में क्या होगा, न्यूट्रल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। एक आयन के केस में क्या बोल सकते हो, एक आयन के केस में बोल सकते हो कि जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होगा जेड माइनस चार्ज ऑन आयन। जेड मतलब समझे, जेड क्या है, जेड आपका क्या होगा, नंबर फॉर एटॉमिक नंबर। हाँ, जेड तो एटॉमिक नंबर होता है ना, जेड एटॉमिक नंबर होता है। एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस चार्ज ऑन आयन। एटॉमिक नंबर यानी कि जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, कितना प्रोटॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन आपसे पूछेगा,
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो जेड माइनस चार्ज कर देना, जेड माइनस चार्ज। जैसे अगर मान लो कोई पूछेगा सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है ना, आपसे पूछा जा रहा है सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो जेड मतलब क्या हो गया 11, और चार्ज क्या हो गया +1, तो 11 - 1 यानी कि 10। तो सोडियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा कि भैया बताओ फ्लोरीन माइनस में बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्लोरीन माइनस में बताओ, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, यस सर, और चार्ज कितना है -1, प्लस अरे चार्ज माइनस मतलब जेड माइनस चार्ज करना था, जेड माइनस चार्ज, चार्ज क्या है चार्ज -1 है, तो यानी कि 9 - -1 यानी कि 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हो, जेड माइनस चार्ज ऑन आयन, जेड माइनस जो आयन पे चार्ज हो, जो आयन पे चार्ज हो उसमें से जेड को माइनस कर दो, ठीक है भाई। अरे बोलो, बहुत आसान है। एटॉमिक नंबर होता है जितना प्रोटॉन हो, एक होता है मास नंबर, मास नंबर किसे करें, Number of protons plus number of neutrons. यस मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर दो, कितना प्रोटॉन है, मास नंबर, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, ए से, ए इक्वल टू क्या होगा P + N, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, ठीक है। और ए हमेशा होल नंबर रहेगा, क्या रहेगा होल नंबर रहेगा, डेसिमल वगैरह नहीं रहेगा। तो मास क्या नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करो, जो आएगा वो तुम्हारा मास नंबर कहलाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, क्या होगा मास नंबर। तो हम लिख सकते हैं ना ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया P + N, ये आप नोट कर लेना, ए बराबर P + N होता है। मास नंबर क्या होता है P+, ये अपने डायरी में नोट कर लेना। मास नंबर क्या होता है P + N, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो मास नंबर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करो तो मास नंबर हो जाएगा। तो यहां से अगर कोई पूछे कि भैया न्यूट्रॉन की संख्या बता दो, तो न्यूट्रॉन क्या होगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन, यस सर, मास नंबर माइनस प्रोटॉन कर दो, न्यूट्रॉन निकल गया, न्यूट्रॉन क्या हो गया मास नंबर माइनस प्रोटॉन, ठीक है भाई। Yes, sir. चलो अब चलो यहाँ पे एटम, एटम में हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस में क्या था, ये एक एटम था तो उसके न्यूक्लियस में क्या था, बीच में क्या था, सर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। यस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में थे, और बाहर बाहर क्या थे, बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन क्या थे बाहर, तो बीच में भैया क्या है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बाहर कौन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर कौन है भैया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए क्या बताइए, इनसाइड द न्यूक्लियस क्या लिखा हुआ है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, हाँ पता है। आउटसाइड न्यूक्लियस क्या है इलेक्ट्रॉन, और एटम को हम डिनोट के रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऐसे करते हैं X ये A क्या है सर मास नंबर। Mass number. और ये क्या है, Atomic number. Atomic number. क्या है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर हो गया। और X क्या बता रहा है सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटम का कौन सा सिंबल है, क्या हो जाएगा X क्या हो जाएगा सिंबल ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है। चलो यही था मास नंबर, मास नंबर क्या होता है न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या था नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों को ऐड कर दो क्या निकल गया मास नंबर निकल गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान है। कितना प्रोटॉन होगा भाई सोडियम प्लस में? सोडियम प्लस में एक बात याद रखो, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या फिर न्यूट्रॉन की संख्या ए में जितना होगा उतना ही ए प्लस में होगा और उतना ही ए माइनस में होगा। मतलब समझ रहे हो, चाहे ए हो या ए प्लस हो, मतलब ए मतलब कोई एटम होगा, या ए प्लस हो या ए माइनस हो। कंफ्यूज कहीं ए से तुम मास नंबर से कन्वर्ट कर जाओगे, एक्स लिखते रहे। एक्स में जितना एटम हो, मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एक्स प्लस में होगा और उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्स माइनस में होगा। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। चेंज को होता कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही है जो कि क्या होता है, चेंज होता है। समझ में आएगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते हैं। चलिए यहाँ पे कितने प्रोटॉन होंगे? 11 प्रोटॉन होगा। देखो 11 लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन का प्लस, देखो प्लस रहता है ना तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को घटाना, कम करना। प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया है। कितना प्लस है? एक 1 प्लस। तो प्रोटॉन से कितना इलेक्ट्रॉन कम होगा? एक कम होगा, यानी कि 10। क्या हो गया? 10। ठीक है भाई। यहां पे देखना, यहाँ पे माइनस है, कितना प्रोटॉन होगा जल्दी बताओ? 9 होगा। कैसे पता चला 9 प्रोटॉन है? अरे भैया इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है तो 9 ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि माइनस दिया हुआ है। बताओ प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगी। कितना बढ़ेगा? कितना? जितना माइनस, हाँ जितना माइनस होगा उतना ही। कितना माइनस है? एक माइनस है तो एक बढ़ा दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 9 प्लस 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 10। प्रोटॉन की संख्या क्या थी? 9 थी। ठीक है भाई। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना भाई, 6 है तो प्रोटॉन कितना हुआ? 6। हाँ भाई प्रोटॉन 6 हुआ। न्यूट्रॉन कितना होगा? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन अभी हमने पढ़ा था, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या था? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, यानी कि ये 12 में से 6 को माइनस कर दो। अरे 12 में से 6 माइनस कर दो ना, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो क्या होगा? 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा ना। और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 ही होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन 6 होगा? क्योंकि न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला? क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है तो सेम ही रहेगा। बोलो भाई कोई दिक्कत? नो सर। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम ऐसे ही कर निकाल सकते हो। जल्दी बताओ, प्रोटॉन बताओ। यहाँ पे 8 है तो प्रोटॉन कितना होगा? 8 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा? ये इन दोनों को माइनस कर दो। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है? इन दोनों को माइनस कर दो। 16 में से 8 घट गया, 16 में से 8 गया। अरे ये मास नंबर है ना, ये ए है, ये पी है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस पी, यानी कि 12 में से कम छोटा माइनस करो, 12 में से छोटा माइनस करो, हो गया 8 हुआ। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चूंकि न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई आज समझ में आ रहा है? यस। अब यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, इसको आपको याद करना होगा कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? मे भी कुछ बच्चों को याद भी होगा। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67। 2 ही डिजिट तक याद करना, 3 डिजिट तक। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, 10 की पावर -27 kg। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg क्या है? प्रोटॉन का मास है। अगर ग्राम में करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पावर में -27 है तो -24 हो जाएगा। ग्राम का मतलब क्या होता है? ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दो,
केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो वैल्यू होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 अप्रोक्स में 1 AMU, 1.007 है भाई, 007 बहुत कम है तो 1 AMU बोले ना सीधा, अप्रोक्स में क्या हो जाएगा, अप्रोक्स में वैल्यू 1 AMU। AMU मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। और ये AMU के बारे में लास्ट क्लास में भी, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है अप्रोक्स में मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग उतना ही होता है। देखो यहाँ पे केवल 2 था तो यहाँ पे केवल 5 है, भाई उतना को इग्नोर करो, लगभग क्या है, सेम। जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का ही मास है, लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, लगभग सेम है। क्या भैया, सेम। इसका भी 1 AMU, इसका भी वैल्यू लगभग 1 AMU। इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कैसे कम हो गया, देखो 10 की पावर -27 था और इसका वैल्यू क्या है, 10 की पावर -31 kg, यानी कि बहुत कम हो गया। पावर माइनस में पावर बढ़ने का मतलब होता है वैल्यू को कम होना, वैल्यू कम होना। तो कहाँ ये 10, एक तो ये ऑलरेडी ये भी वैल्यू बहुत कम था, 10 की पावर -27 बहुत कम हो गया, और उससे और ज्यादा ये कम हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास इसके कंपेयर में लगभग नेग्लिजिबल है। तो ये देखो ये 1 AMU मास हम बोल रहे थे, इसका वैल्यू लगभग 0 AMU। इलेक्ट्रॉन का मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, लगभग 0, लगभग 0। ये इसका डाटा है, वो 9.1 × 10 की पावर -28 ग्राम कर दो, या 9.1 × 10 की पावर -31 kg। कितना वैल्यू भैया इलेक्ट्रॉन के मास का, 9.1 × 10 की पावर -31 kg। ये आपको डाटा याद रखने होंगे। चलो आगे बढ़ा जाए। यस सर। बहुत बार ये क्वेश्चन में डाटा दिया रहता है, बहुत बार नहीं भी दिया रहता है, तो इसलिए आप याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ एटॉमिक वेट, आसान बात है भाई। देखो एटॉमिक वेट यानी कि मास नंबर ही निकाल लो ना, सीधा बात, मास नंबर ही निकाल लो ना। मास नंबर कितना है, 12 है ना, तो अप्रोक्स में एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा भैया, मास नंबर 12 है तो क्या कर दो, 12 AMU करना दो, 12 AMU कर दो, अप्रोक्स में तो उतना ही वैल्यू है। ये इसने क्या किया है, देखो 6 × 1 पॉइंट उतना अप्रोक्स लेके चला है, भाई उतना कौन करेगा, 6.1, 6 × 1.007 अप्रोक्स में 1 ही आ रहा है, 6 × 1 ही करोगे अप्रोक्स में। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए मास क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए 6.0 अप्रोक्स में 0, 600। तो हमारा अगर हम मास नंबर से करते तो हमारा क्या आ रहा था, मास नंबर 12 आ रहा था, मास नंबर 12 ही तो आ रहा था, तो लगभग 12 AMU ही तो है। तो कोई कुछ काम का चीज उतना है नहीं। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर ऑफ एन एटम इज ऑलवेज होल नंबर, बट एटॉमिक वेट मे बी डेसिमल। देखो एटॉमिक वेट यहाँ पे डेसिमल में दिया गया है, एटॉमिक वेट डेसिमल हो भी सकता है, लेकिन मास नंबर हमेशा होल नंबर। और क्यों, क्योंकि मास नंबर का मतलब क्या था, मास नंबर तो क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हमेशा होल नंबर में होगा। ऐसा तो प्रोटॉन या तो एक प्रोटॉन होगा या तो 2 होगा, ऐसा तो रहता है प्रोटॉन 1.3 प्रोटॉन होता है, 1.3 नहीं होता है, 1 2 3 4 प्रोटॉन 1 2 3 4 ही होगा। ठीक है भाई, अरे बोलो। यस यस सर। यस सर। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको निपटाते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। ये सब तुम ही बता दो, आइसोटोप क्या होता है, जल्दी बता। सर जिनपे सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। सन का एटॉमिक नंबर सेम होता है। यस, मैक्सिमम बच्चे सही बता रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। इसको जिसको याद नहीं होगा उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रिक बता दे रहा हूँ, कैसे तुम ध्यान रखना। तो देखो आइसोटोप, पी, आइसोटोप पी आया ना, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, यानी कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, सेम। पी फॉर प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन अंतर क्या हो, मास नंबर, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आइसोटोप। कैसे याद रखोगे, पी पकड़ लेना, जिस पी फॉर प्रोटॉन, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। देखो सभी के एटॉमिक नंबर सेम है, 666 एटॉमिक नंबर सेम, 888 एटॉमिक नंबर सेम, 111 एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर देखना सबका अलग है, 12 13 14 मास नंबर अलग।
16, 17, 18 मास नंबर अलग, 1, 2, 3 मास नंबर अलग। तो क्या होता है आइसोटोप में? क्या होता है? जिसका प्रोटॉन की संख्या सेम हो, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे क्या बोलोगे? आइसोटोप। जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा उसे क्या बोलोगे? आइसोटोप। कैसे पता चला? ये पी, टोप का पी पकड़ के रखना, पी मतलब प्रोटॉन, पी मतलब प्रोटॉन। तो आइसोटोप, यहां पे एक और एग्जांपल है, देखना। एटॉमिक नंबर सेम 666, लेकिन मास नंबर अलग, देखो 12, 13, 14, मास नंबर अलग है, मास नंबर अलग है 12, 13, 14। तो क्या होगा? आइसोटोप। आइसोटोप का क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन अंतर क्या होता है? उसका न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? मास नंबर अलग हो जाएगा। डिफर क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या डिफर होगा तो क्या होगा? उसका मास नंबर भी डिफर कर जाएगा। यहाँ पे भी तुम वही उसी तरह का एग्जांपल है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट मतलब आइसोटोप। और ये बहुत फेमस आइसोटोप है, क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम क्या होता है? हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसका क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर m 1, मास नंबर 1। ड्यूटेरियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 2। ट्रिटियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, मास नंबर 3। ठीक है भाई। अब आता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? कौन बताएगा? सर जिसका मास नंबर अलग होता है। जिसका मास नंबर अलग होता है। और एटॉमिक नंबर सेम मास होता है, नंबर सेम डिफरेंट। मास एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और अरे मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो वो तो आइसोटोप हो जाएगा। सर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। यस, यानी कि ये आइसोटोप के ठीक उल्टा होगा। आइसोबार आइसोटोप के ठीक उल्टा होगा। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो वहां पे पी से हमने पकड़ा था ना, आइसोटोप में पी था, और देखो ये पी का ठीक उल्टा बी होता है। देखो आइसोबार, देखो ये पी ऐसे लिखते हैं, पी को ठीक उल्टा कर दोगे तो देखो बी हो जाएगा नहीं? अरे भाई देखो, पी ऐसे लिखोगे तो बी ठीक उल्टा करोगे तो क्या होगा? देखो नहीं, इसका उल्टा लोगे तो बी नहीं, ऐसे नहीं होगा। यस सर। यानी कि आइसोटोप का ठीक उल्टा क्या होगा? पी फॉर आइसोटोप। टोप मतलब, अरे आइसोटोप का जो पी आ रहा था ना, जिसको हम बोले थे प्रोटॉन, प्रोटॉन से याद रखना। तो ये बी क्या हो गया? आइसोबार का बी आ रहा है, मतलब आइसोटोप का ठीक उल्टा आइसोबार होगा। आइसोटोप का ठीक उल्टा कौन होगा? आइसोबार। आइसोटोप में क्या आ रहा था? आइसोटोप में प्रोटॉन सेम हो रहा था, आइसोबार और मास नंबर अलग हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रोटॉन सेम नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटॉन सेम नहीं होगा, लेकिन मास नंबर यानी कि ए सेम होगा। मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो आइसोबार क्या होता है? मास नंबर सेम, देखो सबका मास नंबर सेम होगा, देखो 3, 3 मास नंबर सेम, लेकिन देखो प्रोटॉन अलग अलग है, प्रोटॉन अलग है, देखो 1, 2 प्रोटॉन अलग है, प्रोटॉन देखो अलग है 19, 20 प्रोटॉन अलग हो गया, लेकिन मास नंबर देखो सेम है, मास नंबर सेम है। तो आइसोबार क्या होता है? जिसका क्या हो, क्या हो? मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। यस, मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, यानी कि आइसोटोप का ठीक उल्टा होता है आइसोबार, आइसोटोप का ठीक उल्टा होता है आइसोबार। ठीक है। अगला एग्जांपल आइसोडाइफर, इसके बारे में कौन बताएगा? आइसोडाइफर जल्दी बताओ। सर जिसमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू डिफरेंट हो। गलत। कोई और? जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू सेम जिसमें होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो। नहीं, अरे देखो इसको याद करने का तरीका है DI, DI फॉर डिफरेंस, DI फॉर डिफरेंस, DI फॉर डिफरेंस, मतलब जिसमें डिफरेंस सेम हो, जिसमें डिफरेंस सेम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। यस, डिफरेंस किसका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, देखो याद रखना हमेशा प्रोटॉन की संख्या या तो न्यूट्रॉन के बराबर होगा या तो कम होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन यूजुअली ज्यादा होता है, तो इसलिए हम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, मतलब ज्यादा में से बड़ा में से छोटा को माइनस करना है। क्या सेम हो? डिफरेंस सेम हो, अंतर सेम हो, किसका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर सेम हो। जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर सेम हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोडाइफर। डाई मतलब डिफरेंस, डाई मतलब डिफरेंस,
ठीक है भाई। तो देखो क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना भाई, प्रोटॉन 5 है, हाँ है। मास नंबर कितना है, 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 5 होगा। इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब है नहीं, ये सारे डिफरेंस, इसी डिफिनेशन में अभी तक इलेक्ट्रॉन का हमको यूज हुआ नहीं है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, बड़ा में से छोटा माइनस करते हो तो न्यूट्रॉन निकलता है, यानी कि 11 में से 5 माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। न्यूट्रॉन क्या आएगा, 6। 6 न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करके। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब देखो न्यूट्रॉन निकला 6, अब बड़ा में से छोटा माइनस करना है, कौन से बड़े में से छोटा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माइनस करोगे तो देखो 1 आया कि नहीं। यस सर यहाँ पे भी तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माइनस करके देखो क्या 1 आ रहा है क्या, यस सर आया। यस सर आ रहा है। डिफरेंस सेम हो गया, डिफरेंस सेम हो गया, यानी कि ये क्या है, आइसोडाइफर है। क्या है ये, कौन सा पेयर है, आइसोडाइफर है। आइसोडाइफर। आइसोडाइफर में क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, प्रोटॉन कितना है भैया, 7 है, चलो 7 लिख दिया। यहाँ प्रोटॉन कितना है, यहाँ 9 है, चलो प्रोटॉन 9 लिख दिया। न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है भैया, ऊपर में बड़ा ये सर इसमें से, हाँ 8 क्या हो गया, 8 होगा सर, 8 होगा सर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 8 होगा। कैसे पता चला, ये बड़ा में से छोटा माइनस करो, 15 में से 7 माइनस करो, 8 हो गया। इसमें भी 19 में से 9 माइनस करो, 10 अब प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। बड़ा में से छोटा माइनस किए 1 आया, इसमें से बड़ा में से छोटा माइनस किए 1 आया। दोनों डिफरेंस सेम, डिफरेंस सेम, डिफरेंस सेम, यानी कि आइसोडाइफर। डिफरेंस सेम मतलब आइसोडाइफर। तो देखो जो इसका नाम है ना, वही उसी से तुम पकड़ सकते हो क्या कहना चाह रहा है। आइसोटोप क्या था, टोप, टोप यानी कि पी फॉर प्रोटॉन, यानी कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम हो। आइसोबार, अरे बी पी का उल्टा हो जाता है, बी पी का उल्टा हो जाता है, यानी कि आइसोबार में क्या होता है, ठीक है आइसोटोप का उल्टा हो जाएगा, ठीक है आइसोटोप का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या फिर तुम किसी बच्चा ऐसे भी जान सकते हैं, देखो आइसोबार, आइसोडाइफर में क्या था, डिफरेंस सेम था। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है। मास नंबर मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम होता है। यहाँ पे डिफरेंस सेम हो रहा था, अंतर सेम हो रहा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आइसोबार में क्या होगा, सम सेम होगा। अरे आइसोबार बार में जाओगे तो कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई मतभेद नहीं होता है। दो दुश्मन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं जब एक बार पैक बनता है। तो पैक पियो दोस्त बनो। तो बाहर में जाके क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम हो जाएगा, सम सेम होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन सेम होगा। आइसोडाइफर में क्या होगा, डिफरेंस सेम होता है। आइसोबार में क्या होता है, उन दोनों का सम सेम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम सेम होता है। अब आइसोटोन, ये तो आसान है, ऐसे ही जैसे हम अभी पढ़ रहे थे ना, वैसे ही दिमाग लगाना। देखो टोन, नाम में क्या रहा है, टोन, एन को पकड़ो और बताओ क्या सेम होगा इसमें, सर इसमें न्यूट्रॉन सेम होंगे। यस इसमें न्यूट्रॉन सेम होगा। देखो आइसोटोन, एन फॉर न्यूट्रॉन, आइसोटोन बोलो या आइसो न्यूट्रॉनिक बोल दो, न्यूट्रॉनिक, आइसोटोनिक। एन, एन को पकड़ो, एन को पकड़ो मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन सेम। इसमें क्या होगा, ये न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, द एलिमेंट ऑफ द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो जाए। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हो गया आइसोटोन। न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा, आइसोटोन। यहाँ भी न्यूट्रॉन सेम हो गया, देखो 20 20। कैसे पता चला न्यूट्रॉन 20 है, अरे भाई न्यूट्रॉन निकाल के क्या होता है, इसमें से 20 को माइनस कर दो, बड़ा में से छोटा माइनस कर दो, 40 में से 20 माइनस करो, 39 में से 19 माइनस करो, आ गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सेम हो गया, आइसो न्यूट्रॉनिक बोल दो, आइसोटोन बोल दो। ठीक है भाई, आइसोटोनिक बोल दो, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। अब आता है आइसोएस्टर्स। यहाँ पे इसको तुम ध्यान रखना, सिस्टर से, सिस्टर मतलब बहने। अच्छा ये बताओ, कोई सिस्टर अकेले हो सकती है क्या, नहीं तुम सर। अगर तुम नो सर। अगर तुम किसी की बहन हो, इसका मतलब तुम पक्का 2 हो गए। अगर कोई मतलब किसी पेरेंट का, किसी किसी मम्मी पापा का एक ही औलाद हो, तो क्या वो भाई बहन हो सकता है, नो सर। नो सर। अगर आप बहन हो तो जरूर तुम्हारा कोई भाई या बहन होगा, तभी तुम बहन हो। अरे तुमको बहन करने मतलब तुमको बहन करने वाला कोई होगा तभी तो तुम बहन हो। इसी तरह तुम ये ध्यान रखना, आइसोएस्टर्स, आइसोएस्टर में 2 चीज आपको होनी चाहिए सेम। 2 चीज क्या, तो एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम।
अरे बहन है मतलब क्या होगा, कम से कम 2 होगा, यानी कि एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम। इसमें एटम की संख्या सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। सर इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ रहा है, एटम सेम मतलब क्या हुआ? देखो एटम से मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एटॉमिसिटी। देखो इसमें कितना एटम है, देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कितना एटम? 3 एटम हुआ कि नहीं? इसमें कितना एटम है? 2 नाइट्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, 3 एटम हुआ कि नहीं? यस सर। तो एटम सेम हुआ कि नहीं? एटम सेम हो गया। यस सर। और इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं? क्या इस पे कोई चार्ज है क्या? CO2 पे नहीं। क्या N2 पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? कार्बन का प्रोटॉन कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 2 ऑक्सीजन है, 8। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 ऑक्सीजन का 8 गुना 16, तो 16 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया कि नहीं? 22। सिमिलरली नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन क्या होता है? 7, 2 नाइट्रोजन का 7 गुना 14, एक और ऑक्सीजन क्या होगा? 8, 8। 8 22 हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गया, एटम भी सेम हो गया, यानी कि 2 चीज सेम हो गए, 2 चीज सेम हो गया, यानी कि दोनों बहने हो गए। बहनों के मतलब आइसोस्टर्स हो गए। क्या हो गए? आइसोस्टर्स। ठीक है भाई? अरे बोलो, यहाँ पे देखना क्या ये यस आइसोस्टर्स सर। है क्या? इसमें कितने एटम है? जल्दी बताओ, इसमें कितने एटम है? कैल्शियम और ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कितने एटम? 2 2 एटम सर है। 3। 2 एटम है। यहाँ पे पोटेशियम और फ्लोराइड, कितने एटम? सर 2। 2 एटम है। इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा, पोटेशियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 19। न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 20। ऑक्सीजन में क्या होगा? 8, तो 20 8 28 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? यहाँ पे कैल्शियम का 20 था, पोटेशियम का क्या होगा? 20 में से ठीक 19। कम, यानी कि 19। यहाँ पे फ्लोरीन का कितना होगा? 9। दोनों का 28 हो गया, इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, एटम सेम हो गया। आइसोस्टर्स का दो। किसी को आइसोस्टर्स में कोई दिक्कत तो बताओ भाई। नो नो सर। सर। नहीं दिक्कत। तो एक मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, इसमें तुम आंसर करना भाई। क्या आंसर करना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में क्या इक्वल होता है? पोल में आंसर करना, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में क्या सेम होता है? इलेक्ट्रॉन सेम होता है, प्रोटॉन सेम होता है, न्यूट्रॉन सेम होता है, कि इनमें से कोई भी नहीं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाक से पोल में आंसर कर दो भाई। ये लास्ट है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो दिख रहा है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसे कहेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस? सेम इलेक्ट्रॉन नंबर। अब जो आपको आंसर है वो पोल में कर दो आंसर, ठीक है? हाँ सही बता रहे हो तुम, सबके सही है, सबके सही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम हो। अरे भैया इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो? इलेक्ट्रॉन, देखो नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। क्या होगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे। वैसा एटम जिसमें क्या, एटम या मॉलिक्यूल या आयन जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो जाए, क्या सेम हो? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम, वो क्या हो जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो आर्गन न्यूट्रल है, 18 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन का प्रोटॉन कितना होता है? क्लोरीन का प्रोटॉन 17 होता है, लेकिन एक माइनस भी है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है जेड माइनस चार्ज। जेड माइनस चार्ज, जेड क्या होता है? क्लोरीन का जेड क्या होगा? 17, और चार्ज क्या है? -1, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी 18, यस सर। ये भी 18, तो क्या हो गया? एग्जाम्पल 1 आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 5। क्लोरीन का क्या होगा? 9, 9 × 3। सल्फर कितना होता है? 20। और ये ऑक्सीजन का क्या होगा? 8 × 2, 2 ऑक्सीजन है ना। तो इन 5 और 27 को ऐड करोगे कितना आएगा? 32 आएगा। कितना आएगा? 32। यहाँ पे भी तुम 16 और 16 को ऐड करोगे, क्या होगा? 32। दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? सेम हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? सेम, 32 32। क्योंकि सेम हो गई तो क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है भाई?
अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये हम पढ़ेंगे Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फर्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, थॉमसन मॉडल के पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है उसको पढ़ा, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसमें हमने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन ये सब को निपटा दिया। ये सारे टॉपिक बच चुके हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बोर्ड मॉडल के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ आओ तो बोलो, किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आओ तो बोलो भाई। सर एक बार ये जिसमें आइसो न्यूट्रॉन, आइसोटोनिक बता दो। आइसो एक बार मैं सारा दिखा देता हूँ तुमको। देखो एक स्टार्टिंग से देखते चलो। सबसे पहला आइसोटोप था। आइसोटोप में क्या था, प्रोटॉन की संख्या सेम थी। इसमें क्या था, प्रोटॉन। इसमें कोई दिक्कत, अरे बोलते जाओ दिक्कत। जिसे प्रोटॉन की संख्या, इसमें क्या हो, प्रोटॉन की पी को पकड़ना, पी फॉर प्रोटॉन, इसे प्रोटॉन की संख्या। उसके अंदर आता है आइसोबार, ये पी के ठीक उल्टा होता है, बी पी के ठीक उल्टा होता है बी। तो ये क्या होगा, ये आइसोटोप के ठीक उल्टा होगा, यानी प्रोटॉन अलग होते हैं। Protons different. हाँ प्रोटॉन डिफरेंट होगा। उसके अंदर हमने पढ़ा आइसो डाइफर। डाइफर मतलब डीआई, डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होगा और हमेशा बड़ा में से छोटा माइनस करना। और जनरली बड़ा कौन होगा, बड़ा तुम्हारा न्यूट्रॉन ही होगा। आइसोटोन में क्या होगा, नाम में ही एन है। एन मतलब क्या होगा, यही पूछ रहे थे क्या, सर इसमें न्यूट्रॉन सेम होंगे। इसमें न्यूट्रॉन सेम होगा, यही पूछ रहे थे ना। अरे न्यूट्रॉन है ना, आइसोटोन, टोन मतलब न्यूट्रॉन सेम हो। देखो ना यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है, ये मास, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर क्या है, ये जो ऊपर लिखा रहता है इसको मास नंबर बोलते हैं, ए, और ये हो गया जेड मतलब प्रोटॉन। तो 3 माइनस 1 करोगे तो न्यूट्रॉन क्या होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2। और यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर क्या है 4, 4 माइनस 2 कितना है 2। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दोनों सेम। तो क्या होगा, आइसोटोन। क्या हो गया, आइसोटोन। समझ में आया, यही पूछ रहे थे ना आप। यस सर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स देखो नाम में ये बहन है, बहन है मतलब क्या होगा, एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम, एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम। और लास्ट क्या था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। चलो भाई, किसी को और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो रिकॉर्डिंग को ऑफ किया जाए। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं डाउट हो तो आप क्लास को लीव भी कर सकते हो। किसी को कोई डाउट, नो सर।